जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर वीपीओ के लिए कंप्यूटर के कुछ स्पेशल प्रश्न हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए एक एक प्रश्न आप रट लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको एग्जाम में यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सभी प्रश्न जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। देखिए, कंप्यूटर के जो प्रकार हैं इसको हमने अच्छे से लेक्चर इस पर लिया है। इसको अगर आपने नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने लेक्चर इसको लिया है, कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल डिटेल में हमने बात किया है। तो ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। देखिए, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है इसका निर्माण जो होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिलने से होता है। और इसी को हमने ट्रिक से करवाया था। आप एक ट्रिक याद रखिएगा, हेड। क्या याद रखिएगा? हेड। हेड में यह होता है हाइब्रिड, और जो हाइब्रिड बनता है एनालॉग और डिजिटल से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है, इसको आपको पिक आउट करना है। तो यहाँ पर आप पिक कर सकते हैं। देखिए, डिजिटल कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, लेकिन रिमोट नहीं होता है। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में एमआईपीएस का अर्थ क्या होता है? एमआईपीएस बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एमआईपीएस का अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है। क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होगा। इसी के साथ एक सिम का भी फुल फॉर्म बहुत पूछता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। इसको भी याद रखिएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस के बारे में देखिए आपके सिलेबस में मेंशन है, और जिस प्रकार सिलेबस में मेंशन है उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन भी लिया गया है। तो ई गवर्नेंस क्या है? तो यह प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। तो ई गवर्नेंस में ई का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस यानी ऑनलाइन माध्यम से जितने भी डेटा होते हैं उनको ऑनलाइन माध्यम से सब कुछ एक्टिव करना, यही आपका ई गवर्नेंस होता है। और धीरे धीरे आप जानते हैं कागज़ की प्रक्रिया या जो मैनुअल चीज़ें होती थी धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं और सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है। ई गवर्नेंस यानी कंप्यूटर से हो रहा है। उसी की वजह से देखिए ई गवर्नेंस आपके सिलेबस में मेंशन भी किया गया है। तो कह रहा है कि ई गवर्नेंस क्या है? तो यह प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल यानी एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन तो आप रट लीजिए, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति को, यानी पंक्ति का मतलब रो को सिलेक्ट करने की बात कर रहा है। तो रो को जब भी सिलेक्ट करना होता है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करने के लिए, पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार से सिलेक्ट करते हैं। अगर वहीं पर बात करें कि पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, तो कॉलम से सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो हमारी ई बुक आ रही है उस ई बुक में आपको सब कुछ एक तरफ से यहाँ मेंशन किया हुआ मिल जाएगा, यानी आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ एक्सेल से रिलेटेड शॉर्टकट की है सब कुछ वहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। और एकदम यूपी ट्रिपल एससी में शॉर्टकट की तो आपसे भर भर के पूछा जाता है। तो उस ई बुक को अगर 4 से 5 बार आप पढ़ लेते हैं तो आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आराम से आप 14 से 15 क्वेश्चन कर ले जाएंगे अगर बुक को अच्छे से रट गए तो, क्योंकि इस प्रकार हमने डिजाइन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है? तो देखिए, कह रहा है कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो एनालॉग कंप्यूटर को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है। चलिए 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही जो अभी आपने बताया हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है क्या करता है? एनालॉग कंप्यूटर को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो वही कह रहा है कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्रत्यूष है, जिसको आईआईटीएम भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया। ये कहाँ पर स्थापित किया गया? पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है? तो डिजिटल ये भी देखिए जो चैप्टर्स लिया गया कहाँ से लिया गया? ई गवर्नेंस से लिया गया है। तो डिजिटल इंडिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना ई गवर्नेंस से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका हमने पी वाई क्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन अलग से रखा है। ठीक है, आपको
बस उस अच्छे से उसको पेज को पढ़ जाएंगे ना, तब भी आपका काम हो जाएगा। उस पेज में सब कुछ मेंशन है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है। तो देखिए, मांग पर शासन व सेवाएं उपलब्ध कराना, ये तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की सेवाएं हैं। नागरिक को डिजिटल सशक्तिकरण देना, प्रत्येक नागरिक को उपयोगिता सुविधा के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध करना, ये सभी बुनियादी ढांचे हैं। लेकिन डिजिटल जागरूकता पर डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण, ये चीज़ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कौन जोड़ती है? तो यह मॉडेम जोड़ती है, यानी मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त होता है? तो यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है, इस पर आधारित होता है, यानी परावर्तन प्रतिबिंब, ए इस पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब, ठीक है, यानी प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? यहाँ पर सबसे छोटी इकाई के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, गीगाबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट दिया है। तो 1 मेगाबाइट कंप्यूटर की सबसे छोटी डाटा स्टोरेज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज कीबोर्ड में चयनित बोर्ड के कमांड के रूप में किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है। तो विंडोज कीबोर्ड में चयनित बोर्ड के कमांड के प्रयोग के लिए इंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंटर कुंजी। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो आपको यहाँ से पहचानना है कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक इज एन, यहाँ पर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। विजुअल बेसिक क्या है? एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है, यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है, प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पूछा जा चुका है, या लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन आपका पहला यहाँ यहीं पर इसका आंसर छिपा हुआ है। एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है, यही आपका क्या कहलाती है? डेडलॉक कहलाती है। चाहे जितना बड़ा प्रश्न हो, अपने ई बुक में हमने मेंशन किया है कि कैसे आपको अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए, किस कीवर्ड को पकड़ना है ताकि आप आंसर तक पहुँच जाएँ। उस ई बुक में सब कुछ हमने लिखा है, अलग से नोट बना के लिखा है कि अगर ये शब्द आएगा तो आप इसको कर लेंगे, तो इतना याद रखेंगे तो आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा शब्द दिया है, तो आपको ये सब नहीं पढ़ना, केवल और केवल इतना ही याद कर रखना है, एक प्रक्रिया संसाधन की बात करेगा और जिसकी रिक्वेस्ट करेगा वो आपका डेडलॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उस ई बुक में हमने नोट बना के अलग से मेंशन किया है, आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, उस ई बुक में सब कुछ मेंशन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? तो यह आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस ये सुगम होता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है आज का, कह रहा है कि ईमेल कम्युनिकेशन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ईमेल कम्युनिकेशन के लिए, तो भैया ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पोप यानी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और आई मैप यानी इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2, 3, 4। यानी ईमेल कम्युनिकेशन के लिए आपको एसएमटीपी, पीओपी, आई मैप की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछा जाता है ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पॉप 3 की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आई मैप की बात करें तो इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन रहे, और यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा, और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही वीडियो। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।